हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो ये एमटीएस 2019 में टोटल आपके एग्जाम 39 शिफ्टों में कराए गए थे। तो उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग 5/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो आपके टोटल इतनी शिफ्टों में जो है एमटीएस 2019 के एग्जाम हुए थे, जिसके 2/8/2019 के सभी शिफ्टों और 5/8/2019 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए। तो अब ये सब वीडियो जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 5/8/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोनों फैक्ट्री F1 और F2 में कार्यरत महिला कर्मचारी की संख्या को मिलकर जो है किस दिन उसकी संख्या जो है दूसरी सर्वाधिक संख्या कैमी दूसरी सर्वाधिक संख्या जो है क्या है। तो यहाँ पर ग्राफ में आपको क्या दिया गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया गया। और ये जो आपका ब्लू कलर में दिया गया है वो क्या है, F1 है। और जो आपका दूसरे कलर में दिया गया है वो क्या है, F2 है। आपका क्या हो जाता है, F2 हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि F1 और F2 को जब जोड़ा जाएगा तो कौन सी जो है आपका, जैसे कि D1 और D2 दिया गया, इस तरीके से D6 तक दिया गया, उसमें जो है कौन सी आपकी सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक संख्या होती है जोड़ने पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले D6 को जोड़ेंगे क्योंकि D6 जो हमें सबसे बड़ा यहाँ पर दिख रहा है। तो D6 को जो है सबसे पहले जोड़ने पर यहाँ पर जो है कितना आ जाता है, आपका हो जाता है 444। F1 दिया हुआ और F2 जो है कितना दिया गया, 272 दिया गया। जब जोड़ेंगे तो 2 1 3 7 4 11 4 2 6 1 7, यानी कि D6 कितना आ जाता है, 713। फिर जो है D5 को जोड़ कर देखते हैं तो यहाँ पर जो है F1 इसमें कितना है, 336 है। कितना आपका 336 हो जाता है। और F2 कितना हो जाता है, 285। तो जब एक दूसरे को जोड़ेंगे तो 6 5 11 8 3 11 1 12 3 2 5 1 6, यानी कि D6 जो है कितना हमें दिख रहा है कि सर्वाधिक है। D5 जो है उससे नीचे है, क्योंकि बाकी आप जो संख्या देखेंगे जैसे कि यहाँ पर 336 दिया गया लेकिन यहाँ पर 328 है, यहाँ पर 285 दिया गया और यहाँ पर 232 है, यानी कि इसे जो है जोड़ने पर निश्चित ही जो है क्या होगा, D5 से जो है कम होगा कौन, D4। फिर यहाँ पे D4 से फिर D3 की यहाँ पर तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो है F1 भी यहाँ पर कम है D4 से, और F2 भी जो यहाँ पर क्या है, D4 से कम है, यानी कि D3। तो बाकी जो है संख्या क्या हो रही है, घटती जा रही है, यानी कि सबसे सर्वाधिक संख्या कौन है, D6 है। और उसके बाद जो है सर्वाधिक संख्या कौन है, D5, यानी कि दूसरी सबसे अधिक सर्वाधिक संख्या जो है कौन है, D5 है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, D5 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला जा रहा है कि माता तथा पिता की औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। फिर आगे बोला जा रहा है कि माता और पिता उनके बच्चे की औसतन आयु कितनी है, 20 वर्ष है। तो पूछा जा रहा है कि बच्चे की आयु कितनी है। तो यहाँ पर जो है कितने पर्सन शामिल हो जाते हैं, माता पिता और उनके बच्चे, यानी कि टोटल यहाँ पर सदस्य कितना है, 3 सदस्य। औसत आयु कितना है, 20 है। तो टोटल उम्र जो है 3 से गुना करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और यहाँ पर जो औसत आयु दी गई थी तो किसकी दी गई थी, सिर्फ माता और पिता यानी कि फादर और मदर की दी गई थी। तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी है, 2 है। औसत आयु कितनी है, 28 है। तो दोनों को गुना करेंगे तो माता और पिता का योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 हो जाएगी। यानी कि माता और पिता की जो है टोटल उम्र कितना है, 56 है। माता पिता और उनके बच्चे की जो है उम्र कितनी है, 60 है। तो जब दोनों में यहाँ पे माइनस कर देंगे, 60 माइनस 56 करेंगे तो आपका किसका निकल जाएगा, बच्चे की, यानी कि उसके सन की जो है क्या निकल जाएगी, आयु निकल जाएगी। यानी कि 60 में से 56 चला गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि 4 वर्ष का जो है क्या है, उसका बच्चा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को कितना सारे 22% के लाभ पर बेचा गया, तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। तो कोई भी सीपी जो है खुद में हमेशा कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है, तो 100% होती है। तो उसका एसपी जो है कितना में उसे बेच दिया गया, सारे 22% के लाभ पर, यानी कि 100% से बढ़ाकर जो उसे कितना में बेच दिया गया, 122.5। 100 में क्या करेंगे, 22.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 122.5% में बेच दी गई। तो पूछा जा रहा है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो है अनुपात क्या होगा।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेशियो पुट कर देंगे, परसेंट से परसेंट चला गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 चला जाएगा, 10 यहाँ पर गुना हो जाएगा, यानी कि 10 यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कि सीपी जो है सीपी और एसपी का अनुपात कितना हो जाएगा 1000 गुने 1000 अनुपात 1225। इसे जो हल करेंगे तो 25 चौक 100 0, 25 चौक 100, 25 नमा 225, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा 40:49 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 तथा 48 से जो है विभाजित। तो इसे क्या करेंगे, बाई ऑप्शन से इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो 36 से जब विभाज्य किया जाएगा तो वो संख्या किससे विभाज्य होना चाहिए, 9 से भी विभाज्य होना चाहिए और 4 से भी विभाज्य होना चाहिए, क्योंकि 9 और 4 को गुना करने पर क्या आता है 36 आता है। तो संख्या जो है जो भी संख्या होगी वो 9 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए। तो 9 से जो है विभाज्य चेक करने का मतलब कि आपका नियम क्या होता है कि जो भी आपकी संख्या दी गई उसे क्या करें, जोड़ दे, या जोड़ने पर अगर वो संख्या 9 से विभाज्य हो रही है तो वो पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। तो इसे जो है जोड़ कर देख लेते हैं, इसे जो है बाई ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, पहला ऑप्शन को जो है जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 1 10 2 12, तो 12 जो है क्या है 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर जो है दूसरा ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे तो 9 2 11 2 13 होता है, जो कि ये भी जो आपका क्या है 9 से विभाज्य नहीं है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसे जो है जोड़ेंगे तो 8 6 14 4 18, यानी कि ये जो है 9 से विभाज्य है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर 8 8 16 16 2 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 भी आपका क्या है 9 से विभाज्य, यानी कि आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन और यहाँ पर 4 ऑप्शन भी बन रहा है। तो यहाँ पर जो आगे यहाँ पर छाटेंगे तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर 32 में क्या है 8 का भी मल्टीप्लाई और 4 का भी मल्टीप्लाई, यानी कि 8 चौक 32 बन रहा है। तो वो संख्या क्या होनी चाहिए 8 से विभाज्य होनी चाहिए। जो भी नंबर आपको जो है यहाँ पर विभाज्य होगा या फिर तीसरा या चौथा वो क्या 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 से जो है विभाज्य करने का नियम क्या होता है, अंतिम 3 संख्याओं को देखिए, क्या करें अंतिम 3 संख्याओं को देखिए, जो भी आपके नंबर जो है विभाज्य होगी वो संख्या जो आपकी विभाज्य होगी 8 से। तो यहाँ पर जो है अंतिम 3 संख्याओं को देखेंगे तो 8 8 64, यहाँ पर जो है 80 बार में जो है 80 बार में जो है 8 से यहाँ पर कट जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। 8 से फिर यहाँ पर काटेंगे तो 8 10 80, फिर 20 बचता है, जो कि आपका 8 से ये संख्या बिल्कुल भी विभाज्य नहीं हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो इसी तरीके से आप जो भी चाहे जो है यहाँ पर तोड़ के देख ले कि कौन सी संख्या से जो है ये संख्या विभाज्य हो रही है। तो इसी संख्या से जो आपको जो है इसी तरीके से आपको जो है सारे प्रश्न जो है बनाने होते हैं इस तरह के प्रश्नों को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है 9 है, यदि एक और संख्या 14 को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 4 संख्या का औसत क्या दिया गया 9 दिया गया, तो 9 से 9 को 4 से गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 4 संख्याओं का जो योग निकल जाएगा, यानी कि 9 चौक करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा 36, यानी कि 4 संख्याओं का योग कितना आ गया 36 आ गया। उसमें क्या बोलने जोड़ने के लिए बोला जा रहा है 14 को जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमें क्या बोला जा रहा है नया औसत निकालने के लिए, तो पहले 4 संख्याएं थी और एक संख्या और जोड़ती गई, यानी कि टोटल नंबर यहाँ पर कितना हो गया 5 नंबर हो गया, और टोटल योग कितना है 50 है, टोटल नंबर 5 है। तो 50 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा 10, यानी कि 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 10, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 4:3 है, दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 4:3 है। फिर बोला जा रहा है कि यदि इसमें 4 लीटर क्या मिला दिया जाए पानी मिला दिया जाए, 4 लीटर क्या मिला दिया जाए पानी मिलाया जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत मिश्रण में दूध की जो है मात्रा कितनी है, तो यहाँ पर जो है मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया गया था 4:3 दिया गया था। बाद में क्या किया गया उसमें जो है 4 लीटर पानी मिला दिया गया, तो वो अनुपात कितना हो गया 1:1 हो गया। तो हमें तो पता है कि यहाँ पर क्या मिलाया गया पानी मिलाया गया, दूध पहले जितनी थी अब भी क्या है उतनी है, तो यहाँ पर जो है
क्या करेंगे, रेशियो को जो है यहाँ पर दूध का रेशियो को जो है क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 है तो क्या करेंगे, इसे भी जो है क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि दूध को जो है हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बराबर कर लिया, लेकिन पानी में क्या आ गया, रेशियो में अंतर आ गया। तो अंतर कितना, कितने यूनिट का है, अंतर 1 यूनिट का है। लीटर में जो है कितने अंतर का, 4 लीटर मिलाया गया था, यानी कि 1 यूनिट का अंतर जो है कितने है लीटर में, 4 लीटर है। कितने लीटर, 4 लीटर, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना लीटर है, 4 लीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, तो यूनिट में दूध की मात्रा कितनी थी, 4 यूनिट। हमें जो है 1 यूनिट बराबर कितना है, 4 लीटर। तो 4 यूनिट बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो 4 यूनिट बराबर जो है कितना हो जाएगा, कितना लीटर, 4 चक 16 लीटर। कितने लीटर, 16 लीटर, यानी शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी, 16 लीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, आयतन से जो हम लोग क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या यानी कि रेडियस हम लोग निकाल लेंगे। तो शंकु का जो है आयतन क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम के शंकु का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला को जो है यहाँ पे पुट कर देंगे। पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, और आर को जो है रहने देंगे आर स्क्वायर से। एच आपका यानी कि हाइट कितना दिया गया है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दिया गया है, और टोटल वॉल्यूम कितना दिया गया है, 1232 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो इसे हल करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 1 11 1 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर काटेंगे तो 3 8 24 हो गया, 8 से 8 दूनी 16, 16 यहाँ पर हो जाएगा 16 छक हो जाता है, 16 छक 96, 16 सत्ती 16 7 बार में चला जाएगा। यानी कि आर बराबर जो है कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 है, यानी कि आर आपका कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 यहाँ से निकल गया। तो पूछा क्या जा रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो ये दोनों फार्मूला जो आपको क्या रखना है, याद रखना है कि आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर यल होता है। तो यल जो है शंकु में किसे कहा जाता है, स्लांट हाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, स्लांट हाइट को। ये जो आपका हाइट दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है हाइपोटेनस की तरह, वो जो है क्या, इसे कहा जाता है स्लांट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई से शंकु में कहा जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, यल कहा जाता है। तो यल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका क्या हो गया, हाइट हो गया, ये आपका क्या रहता है, त्रिज्या रहता है, ये एक दूसरे पे क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो यहाँ पर से क्या हमें हाइट भी पता है, यहाँ से हमें आर भी प्राप्त हो गया। तो क्या हम लोग यल निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यल निकालने के लिए क्या करेंगे, एच का स्क्वायर करेंगे। तो एच आपका कितना दिया गया था, 24, 24 का स्क्वायर क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर। तो 24 का आपका कितना हो जाएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 576 49 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और 625 जो है किसका स्क्वायर है, तो 25 का स्क्वायर है। यानी कि हमें क्या पता चल गई, यल यानी कि स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर आपकी निकल गई। तो आपका लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था, पाई आर यल था। तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7। आर आपका क्या निकला था, यहाँ पर 7 निकल गया था। स्लांट हाइट आपका क्या निकला, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 से गुना कर देंगे। तो 7 से 7 चला गया, 25 × 22 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये दोनों फार्मूला जो है आपको याद रखना है शंकु में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वस्तु 1 में 180 रुपये में बेचा गया, वस्तु 2 में 240 रुपये में बेचा गया, और वस्तु 1 को जो है कितने प्रतिशत के लाभ पर, 20% के लाभ पर, और वस्तु 2 को जो है 20% के हानि पर, 20% के क्या, हानि पर बेचा गया। यानी कि 20% जो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा।
यानी कि पहली वस्तु को जो है कितना 5 यूनिट के सामान को जो है 1 यूनिट के लाभ पर बेच दिया गया। यानी कि पहली वस्तु का जो है सीपी और एसपी का जो है कितना हो जाएगा, सीपी कितना था, एक तरह से 5 यूनिट था और उसे जो है 1 यूनिट के लाभ पर यानी कि 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 यूनिट में उसे बेच दिया गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 180 रुपये दिया गया। यानी कि 6 यूनिट बराबर कितना है, 180 रुपये। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6×3=18। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 30। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। 150 क्या आ जाएगा, रुपये आ जाएगा किसका, फर्स्ट वस्तु का। यानी कि पहली वस्तु का क्या निकल गया, सीपी निकल गया। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग क्या है। तो क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं का जो है लागत मूल्य यानी कि सीपी निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला वस्तु का जो है सीपी कितना आ गया, 150 आ गया। तो क्या करेंगे, अब दूसरा वस्तु का सीपी निकालने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा वस्तु को जो है क्या किया गया, 20% के हानि पर बेचा गया। तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5। यानी कि 5 की कोई वस्तु को क्या की गई, 5 की कोई वस्तु को 1 यूनिट के हानि पर बेच दी गई। क्या की गई, 1 यूनिट के हानि पर बेच दी गई। यानी कि 5 का सामान कितने में बेच दी गई, 4 में बेच दी गई, जिससे उसे 1 यूनिट का हानि हुआ। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया। क्या दिया गया, यहाँ पर बोला गया है कि वस्तु 2 का जो है 240 रुपये में बेचा गया। यानी कि 4 यूनिट बराबर यहाँ पर वैल्यू कितना है, 240। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, सीपी चाहिए, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गए, 6×5=30 यानी कि 300 रुपये। तो वस्तु 2 का जो है सीपी क्या हो गया, 300। वस्तु 1 का सीपी कितना हो गया, 150। तो क्या करेंगे, 300 + 150 दोनों के सीपी को जोड़ देंगे तो आपका योग निकल जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 450 दोनों के सीपी का योग आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंकड़ों की जो है माध्यिका क्या है। तो जो भी आपको हमेशा इस तरीके से नंबर दी गई है और माध्यिका पूछी जाए तो उसे क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में जो है उसे बैठा दे, यानी कि बढ़ते क्रम में उसे जो है बैठा दे। तो यहाँ पर सबसे कम जो है यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो 2 को यहाँ पर पहले लिख लेंगे। 2 के बाद क्या है, 3 है। 3 के बाद क्या है, 4 है। 4 के बाद आपका क्या बनता है, 5 बनता है। 5 के बाद आपका 6 भी दिया गया। 6 के बाद यहाँ पर 7 भी दिया गया। 7 के बाद आपका क्या दिया गया, 8 भी दिया गया। और 8 के बाद आपका यहाँ पर 9 भी दिया गया। यानी कि टोटल नंबर यहाँ पर गिन लेंगे, 3 3 6 2 8। और इसमें भी आपका 3 3 6 2 8 जो है टोटल नंबर था। और यहाँ पर भी टोटल नंबर आपको जो है 8 लिख दिया गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि माध्यिका क्या है। तो माध्यिका जो आपके बीच में जो भी नंबर होगी उसका क्या होगा, माध्यिका होगी। तो यहाँ पर जो है 20 के नंबर जो है कौन से, 3 इधर है, 3 आपका इधर हो जाता है। तो 20 का नंबर यहाँ पर कौन आपका 2 को हो जाता है, 2 जो आपका नंबर यहाँ पर 2 नंबर हो जाती है। तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ के बटा 2 में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि टोटल आपका कितना हो गया, 6 और 5 11 हो गया। 20 का नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। यानी कि कितना आ जाएगा, 5.5 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि माध्यिका कितनी आ जाएगी, 5.5। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कार की औसत गति कितनी है, 600 मीटर प्रति मिनट है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, सेकेंड होना चाहिए था। लेकिन आगे यहाँ पर जो है पहले देख लेते कि क्या क्या दी गई है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई धावक जो कि 9.6 सेकेंड में कितनी मीटर की दूरी तय करती है, 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो बोला जा रहा है कि तुलना में कार जो है कितनी धीमी है। तो ये जो है धावक का कोई स्पीड है और यहाँ पर कार की स्पीड दी गई, उसमें बोला जा रहा है कि कितनी जो है धीमी है। तो दोनों का जो है क्या करेंगे, चाल निकाल देंगे। चाल निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों का अंतर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कार की जो है क्या दी गई है, चाल दी गई, लेकिन प्रति मिनट में दी गई। यानी कि 600 मीटर जो है कितने मिनट में, 1 मिनट में। 1 मिनट में जो है कितने मीटर जाती है, 600 मीटर। तो हमें क्या करेंगे, 1 सेकेंड में इसका चाल निकालना पड़ेगा। तो 1 सेकेंड में चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है
आपका यहाँ पर चाल निकल जाएगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 0 से 0 चला गया, 6 से 60 को काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा। यानी कि कार की जो है स्पीड कितनी है, यानी कि गति कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या करेंगे, धावक का स्पीड यहाँ पर निकाल लेंगे। तो धावक का जो है स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ये फॉर्मूला जो आप हमेशा याद रखेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो हमें क्या निकालना है, धावक का चाल निकालना है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, दूरी लिखेंगे। तो दूरी कितनी दी गई है, 100 मीटर दी गई है, और इसकी समय कितनी दी गई है, 9.6 सेकेंड दी गई। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा। यानी कि धावक की चाल जो है कितनी है, 1000/96 मीटर पर सेकेंड है, और कार की स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो दोनों का क्या करेंगे, अंतर यहाँ पे निकाल देंगे। यानी कि 1000/96 माइनस 10 यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों जो है मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो है एलसीएम कितना हो गया, 96, ऊपर में जो है 1000 माइनस 960 हो जाएगा। 1000 में से 960 चला गया, यानी कि आपका 40 आ जाएगा। नीचे में 96, 4 से यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका 8 से भी कटता है, तो 8 25 40, 8 से काटेंगे तो 8 1 12 ठीक 96, यानी कि आपका कितना आ जाता है, 5/12 यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी स्थिर खंबे को पार करने में कितना मिनट लेता है, 1 मिनट का समय लेती है। यानी कि कोई रेलगाड़ी जब भी किसी खंबे को पार करेगी, तो रेलगाड़ी जो अपनी खुद की लंबाई को पार करती है, किसकी लंबाई को, खुद की लंबाई को उसे जो है पार करना होता है, अगर किसी खंबे या फिर किसी खड़े आदमी को जो है पार करने की जब जरूरत होती है। तो आगे बोला जा रहा है कि किसी पुल जो है जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की कितनी है, 2 गुनी है, को पार करने में जो है रेलगाड़ी को जो है कितना समय लगेगा, आपसे ये जो है क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो इसे जो है सबसे जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ट्रेन की लंबाई को क्या मान लेंगे, यक्स, यहाँ पर जो है यक्स मीटर क्या मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई। फिर यहाँ पर पुल की लंबाई यानी कि ब्रिज की लंबाई जो है कितना बोला जा रहा है, रेलवे की लंबाई की 2 गुनी है। यानी कि अगर यक्स है तो ब्रिज की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 यक्स मीटर हो जाएगी। तो हमें जो है क्या करना है, सबसे पहले जो है चाल निकालना है। तो चाल बराबर जो है क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा समय हो जाता है। तो ये आपको जो है हमेशा याद रखना है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और यहाँ पर जो है हमें समय भी पूछा जा रहा है, तो समय बराबर भी क्या होता है, आपका समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल, क्योंकि चाल जो है नीचे आ जाता है, समय जो है ऊपर चला आता है। तो आपको जो है दोनों फार्मूला याद रख सकते हैं, या फिर एक फार्मूला आपको याद रखने पर भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की स्पीड यानी कि उसकी जो है चाल निकालनी है। तो रेलगाड़ी को सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर दूरी लिखना है। तो दूरी कितनी है, यक्स मीटर हमने माना है। और समय जो है उसे पार करने में, खंबे को पार करने में कितना मिनट लगता है, 1 मिनट लगता है। तो मिनट को क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज कर देंगे, क्योंकि जब भी दूरी आपके मीटर में दी गई हो तो समय को किस में चेंज कर दिया जाता है, सेकेंड में चेंज कर दिया जाता है। तो 1 मिनट को क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज करेंगे, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। यानी कि नीचे क्या आ जाएगा, 60 सेकेंड। तो ये क्या निकल गई, ट्रेन की चाल यानी कि ट्रेन की स्पीड निकल गई। तो ट्रेन का बस हमें स्पीड पता है, तो हमें क्या निकाल सकता है, जो है हमें क्या निकाल सकते हैं, समय यानी कि टाइम निकाल सकते हैं। तो उसे टाइम निकाल सकते हैं किसको पार करने में, पुल को पार करने में, यानी कि ब्रिज को पार करने में। तो हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टोटल दूरी जो है कितनी अब तय करना पड़ेगा रेलगाड़ी को पुल को पार करने में, 2x तो ब्रिज का उसे तय करना होगा, और यक्स मीटर जो है रेलवे की खुद की लंबाई को भी जो है उसे ब्रिज से पार करनी पड़ेगी। यानी कि टोटल दूरी जो है कितनी हो जाएगी, 2x प्लस यक्स यानी कि 3x। टोटल दूरी कितनी हो गई, 3x। और नीचे जो है समय निकालने के लिए क्या निकलना पड़ता है, चाल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर चाल आपका कितना आया, यक्स बटा 60 आया, क्या आया, यक्स बटा 60 आ गया। तो इसे जो है बाकी हल कर लेंगे, तो 3x, 60 जो आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, यक्स जो आपका कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। तो यक्स से यक्स जो आपका एलिमिनेट यानी कि कट गया। छेद आपका कितना हो गया, 180 सेकेंड यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा,
टाइम हो जाएगा, यानी कि 180 सेकेंड जो आपका क्या हो गया यहाँ पर टाइम हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला जा रहा है कि समान लंबाई वाले किसी रिबन जिसकी लंबाई कितनी है, यल है, बोला जा रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ पर जो है पूर्ण रूप से कवर करने के लिए लपेटा जाता है। यदि बेलन के आधार की परिधि क्या है, सी है, तो बेलन पर रिबन को जो है कितनी बार लपेटा जाएगा। तो आपको जो एक फार्मूला इसमें हमेशा याद रखना है कि जब लपेटने रिबन ये सब लपेटने की बात की जाए किस पर, सिलेंडर पर, तो इसका जो एक फार्मूला आता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ वायर बाई क्या हो जाता है नीचे में सरकमफेरेंस हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। यानी कि नंबर ऑफ टर्म यानी कि लपेटे गए रिबन की संख्या, लेंथ ऑफ वायर यानी कि तार की लंबाई, या सरकमफेरेंस यानी कि परिधि बोला जाता है। तो नंबर ऑफ टर्न हमें क्या करना है, निकालना है, नंबर ऑफ टर्न हमें क्या करना है, निकालना है। तो ऊपर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वायर, तो लेंथ ऑफ वायर यहाँ पर क्या दिया गया, यल दिया गया, तो यल लिख देंगे। सरकमफेरेंस यहाँ पर यानी कि परिधि क्या दी गई है, सी दी गई, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, यल बाई सी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको जो हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू आपका हो जाता है लेंथ ऑफ वायर बाई सरकमफेरेंस होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये जो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, तो आपको बोर्ड मास थ्योरम जो है हमेशा पता होना चाहिए। तो बोर्ड मास थ्योरम जो है पहले वाली वीडियो में मैं आपको जो है काफ़ी बार बता चुका हूँ, तो आपको जो है आशा रखता हूँ जो आपको ध्यान में होंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसे जो है पहले हल करेंगे, तो इसमें जो है क्या करेंगे, भाग को क्या कर दिया जाता है, उल्टा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3/4 इंटू क्या लिख देंगे यहाँ पर 32/9, प्लस का साइन है तो प्लस का यहाँ पर साइन दे देंगे, यहाँ पर 4/3 इंटू 2/3 ऑफ का साइन यानी कि इंटू होता है, हिंदी में कभी कभार जो है इसे का में लिख दिया जाता है। नीचे जो है बाकी इसका सारा हल करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट का हल करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 यानी कि 8 में से 6 चला गया तो कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 2/3 इसे लिख सकते हैं। भाग का यहाँ पर साइन है यानी कि 4/9 है, तो भाग को जो है यहाँ पर क्या करेंगे, गुना में चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, गुना में चेंज करेंगे, तो ऊपर क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, और नीचे जो है क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ पे लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर का हल करेंगे तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी कि टोटल जो कितना हो गया 3/6 यानी कि 1/2 लिख सकते हैं। ये जो है यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट का जो है यहाँ पर सॉल्यूशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर का यहाँ पर जो है वैल्यू कितना आ गया 1/2 आ गया। बाकी जो ये क्या करेंगे सभी हल करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 4 × 32, 3 × 9, और यहाँ पर हल करेंगे तो 3 × 9 × 27, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि ऊपर में जो है कितना आ गया 8/3 प्लस हो जाएगा आपका यहाँ पर 3/2 बच गया। नीचे में जो है सारा कितना बचेगा, नीचे में 2 से 2 चला गया, 3 × 9 हो गया यानी कि 3/4 बचा, प्लस 1/2 बचा। तो इसे जो है बाकी हल करेंगे सारा, तो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 3 × 9 बटा में आपका हो जाएगा 4 एलसीएम 3 + 2, तो 16 9 आपका कितना हो गया 25 हो गया, 25/6 बटा आपका कितना हो गया 3 2 5 बटा आपका कितना हो जाएगा नीचे 4। इसे जो है बाकी हल करेंगे तो 25/6, ऊपर में जो है 4 चला जाएगा और नीचे में जो है क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, यानी कि 5 × 5 = 25 यहाँ पर कट गया। यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 × 6, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आपका यहाँ पर हो गया, और नीचे में क्या आ गया 3 आपका आंसर आ गया, यानी कि आपका आंसर पूरे सिंप्लीफिकेशन का कितना आएगा 10/3 चला आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन को परीक्षा में जो आपको संभल कर बनाना होता है, इसमें जो है गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ABC किसी काम को 12 दिन, 24 दिन और 36 दिन में पूरा कर सकती है। फिर बोला जा रहा है वे मिलकर जो है उसी कार्य के लिए जो है कितना उसे जो है रुपये मिलता है, तीनों को मिलाकर 3850 रुपये मिलता है। तो बोला जा रहा है कि बी तथा सी के हिस्से की राशियों में जो है कितना अंतर है। तो आपको पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क में मात्र एक फार्मूला की टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है।
टोटल वर्क हो गया आपका कुल कार्य इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता हो गया, टी यानी कि समय हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को जो है पहले क्या करेंगे, सभी का इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए जो है कितने दिनों में करता है उस काम को, 12 दिन में। बी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 24 दिन में। सी जो है उसी काम को कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में करता है। तो तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 12, 24, 36 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा आपका। 72 को जब 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो 6 किसका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकलेगा, तो ए का। 72 को जब 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। किसका इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता निकलेगा, तो बी का निकलेगा। 72 को 36 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि सी की कार्य क्षमता निकलेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, और पैसा जो हमेशा दिया जाता है उसके किसी भी व्यक्ति के उसके कार्य क्षमता पर दी जाती है, यानी कि उसकी जितनी कार्य क्षमता होगी उसे जो है उतना पैसा मिलेगा। अगर किसी की अधिक कार्य क्षमता तो उसे अधिक पैसा मिलेगा, और जिसकी कम कार्य क्षमता उसे जो है कम पैसे मिलेगी। यानी कि टोटल कार्य क्षमता जो यहाँ पर कितना है, 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि टोटल कार्य क्षमता कितना है, 11। पैसा टोटल कितना दिया गया, 3850 रुपये दिए गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्य क्षमता का जो यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो 11 से काटेंगे तो 11 × 33, 11 × 5 = 55, यानी कि एक कार्य क्षमता, एक यूनिट के कार्य क्षमता का जो है कितने रुपया मिलता है, 350 रुपया मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बी और सी के हिस्से की राशियों का अंतर कितना है। तो जितना इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता में अंतर होगा उतनी जो है क्या होगा, उसके पैसे में अंतर होगा। तो कार्य क्षमता में कितने अंतर है, 1 यूनिट का अंतर है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकला था, 350 रुपया निकला था। यानी कि बी और सी के हिस्सों में जो है राशियों में कितना अंतर होगा, तो 350 रुपया अंतर होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए जाते हैं। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह के बाद जो है मिश्र धन क्या होगा। तो 10% यानी कि कितना हो गया, इसे जो है 1/10 लिख सकते हैं। यानी कि पहले साल में 10 की राशि जो है उसे कितनी देनी पड़ेगी, 11 यूनिट जो है उसे पैसे वापस करने पड़ेगी। यहाँ पर जो है टोटल कितने समय बोला जा रहा है, 30 माह बोला जा रहा है। यानी कि 12 दूनी 24 साल, यानी कि 2 साल और आधा साल, यानी कि 2.5 साल टोटल जो है उस रकम को जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाता है। तो 2 साल के लिए जो है कितना, 10% पे, यानी कि 10 का वैल्यू जो है कितना, 11 रुपये जो है उसे मिलता है 1 साल के बाद। यानी कि अगले साल भी जो है 10 रुपये का वैल्यू जो है कितना मिलेगा, 11 वैल्यू मिलेगा। लेकिन जब तीसरे साल जाता है तो केवल आधे वर्ष के लिए जो है उस ब्याज को लगाया जाता है। यानी कि 10% की जगह जो है उसका वैल्यू कितना मिलेगा, 5% मिलेगा, क्योंकि कितने साल के लिए लगाया जाता है, आधे साल के लिए। तो आधा यहाँ पर जो है 1 साल का जो है 10% दिया गया, तो आधे साल का जो है कितना प्रतिशत हो जाएगा, 5%। तो 5% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा, यानी कि 1/20 आ जाएगा। यानी कि 20 की कोई रकम है जो है उसे जो है मतलब कि साल में जो है कितनी दी जाती है, 1 यूनिट ब्याज लगाकर दी जाती है। यानी कि 20 का जो है कितनी दी जाती है, 21 में दी जाती है। तो इधर जब आप गुना करेंगे तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा, और इधर जब आप गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि अमाउंट निकलेगा आपका, मिश्र धन निकलेगा, मिश्र धन निकलेगा। तो इधर जो है सारा गुना कर देते हो तो आपका कितना आता है, 2000 आता है। कितना आता है, 2000। और यहाँ पर राशि भी कितनी दी गई है, 2000 दी गई। यानी कि 2000 यूनिट बराबर 2000, यानी कि 1 यूनिट बराबर जो है कितने हैं, 1 रुपये है। तो इधर भी जो है सारा क्या कर देते हैं, गुना कर देते हो। तो 11 11 121 हो जाता है आपका, और 121 × 21 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, और 242 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 2 4 4 1 5 2। यानी कि मिश्र धन जो है कितना हो जाता है, 2541 रुपये हो जाता है। तो इधर जो आपको पता होना चाहिए, इधर जो है सारा गुना करेंगे तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इधर जो सारा गुना करेंगे तो आपका अमाउंट निकल जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, ये जो आपका क्या दिया गया, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया। तो सभी में क्या करें, यक्स वैल्यू पुट कर ले, जिसमें जो है कन्फ्यूजन ना हो बाद में इसे हल करने पर। फिर आगे बोला जा रहा है यदि बैग में जो है कुल धन यानी कि कुल पैसा कितना दिया गया है, कुल पैसा जो है सिक्के के रूप में यहाँ पे कितना हो जाता है, 225 रुपया। तो पूछा जा रहा है कि उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो है टोटल जो है आपको यहाँ पर जो है यक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर निकालेंगे। यानी कि 1 रुपये के जो है कितने सिक्के लगाए जाते हैं, 1 यक्स सिक्के। यानी कि टोटल जो है
यक्स सिक्के जो है लगाए जाते हैं 1 रुपये के। फिर जो है 50 पैसे को जो है हम क्या करेंगे, रुपये में चेंज कर देंगे, क्योंकि सभी जो है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, रुपये में लिखा जाएगा। यानी कि कितने रुपये, आधा रुपये। तो आधा रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 यक्स सिक्के। तो आधा को जब हम क्या करेंगे, 2 यक्स से गुना करेंगे तो 2 जो आपका कट जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा। फिर 25 पैसे को जो है रुपये में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसे जो है रुपये में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपये में कितना पैसा होता है, तो 100 पैसा होता है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1/4 आपका आ जाएगा। यानी कि 25 पैसे को 1/4 रुपये भी लिख सकते हैं। तो 1/4 रुपये के जो है सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 यक्स संख्या। यानी कि 1/4 को जब हम 4 यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 चला जाएगा, ये भी। यानी कि टोटल रुपये में जो है इसका कितना हो जाएगा, यक्स रुपये हो जाएगा। और टोटल रुपये जो है तीनों के मिलाकर कितना दिया गया, 225 दिया गया। यानी कि 3 यक्स बराबर जो है कितना आ गया, 225 आ गया। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 7 21 3 5 15। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना हो गया, 75 हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, 50 पैसे के। तो 50 पैसे के सिक्कों का जो है अनुपात कितना दिया गया था, 2 यक्स दिया गया था। यक्स बराबर अगर 75 है तो 2 यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 75 में क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की जो है संख्या कितनी है, 150 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए तथा बी की जो है मासिक आय का अनुपात कितना है, 3:4 है, तथा मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो बोला जा रहा है यदि प्रत्येक वर्ष जो है कितना बचाती है, 4 प्रति माह जो है क्या करती है, बचत करती है। तो पूछा जा रहा है बी की आय यानी कि बी की इनकम क्या है। तो 3 यूनिट बचाता है और 2 यूनिट क्या करता है, बचत करता है। तो दोनों रेशियो में जो है हमें अंतर क्या मिल रहा है, 1 यूनिट का अंतर मिल रहा है। कितने यूनिट का अंतर मिल रहा है, यानी कि मान लीजिए 3 यूनिट खर्च यानी कि इनकम है, तो 2 यूनिट क्या करता है, खर्च करता है और 1 यूनिट बचा लेता है। उसी तरीके से बी भी यहाँ पर क्या है, बी भी जो है 4 यूनिट जो है यहाँ पर क्या करता है, कमाता है और 3 यूनिट क्या कर देता है, खर्च कर देता है। यानी कि दोनों में अंतर कितना है, 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पर क्या दिया गया, 4000, जो कि क्या था, बचत था। 1 यूनिट क्या कर रहा था, हर एक बार बचत कर रहा था। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4000 रुपये। तो हमें पूछा क्या जा रहा है, बी की आय यानी कि बी की इनकम पूछी जा रही है। तो बी की इनकम यूनिट में कितना था, 4 यूनिट था। तो क्या करेंगे, 4 यूनिट का वैल्यू जो है निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16000 आ जाएगा। यानी कि आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16000। यानी कि बी का इनकम जो है कितना था, 16000 था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर जो आपको ये भी क्वेश्चन जो है क्या है, ग्राफ के क्वेश्चन है, तो इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि F1 फैक्ट्री में प्रतिदिन कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या तथा F2 फैक्ट्री में प्रतिदिन कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है। मतलब कि करना आपको क्या है, F1 को सारा जोड़ेंगे, उसका औसत निकालकर F2 के जोड़ेंगे और उसका औसत निकालकर दोनों के औसत का अंतर पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F1 को सारा जोड़ेंगे। तो F1 को जोड़ेंगे तो F1 में D1 का जो है F1 कितना है, 280 है। D2 में F1 जो है कितना है, 262 है। फिर D3 में आपका कितना हो जाता है, 314 है। D4 में आपका कितना है, 328 है। D5 में आपका कितना है, 336 है। और D6 में आपका कितना है, 444 है। तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 6 14 14 6 20 और 4 24 हाथ में 2 8 6 14 1 15 15 2 17 17 3 20 4 24 और 2 26 हाथ में 2 बच गया आपका। 4 3 7 3 10 3 13 2 15 2 17 2 19। यानी कि F1 को जोड़ने पर सारा कितना आया, 1964 आया। तो अब इस क्या करेंगे, F2 का सारा जोड़ेंगे। तो F2 को जोड़ेंगे तो F2 में जो है D1 में F2 कितना है, तो 186 है। F2 आपका सारा कितना है, सेकेंड वाले नंबर का, जो आपका जो है वायलेट कलर में एक तरह से दिया गया। तो F2 का जो है D1 जो है F2 D1 में जो है F2 कितना 186 है। D2 में जो है 212 आपका है। D3 में जो आपका कितना है, 224 है। D4 में आपका कितना है, 232 है। D5 में आपका 285 बनता है और D6 में 272 हो जाता है। तो सारे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे यहाँ पर। तो 6 2 8 8 4 12 2 14 5 19 और 2 21। तो हाथ में 2 आपका बच गया। और यहाँ पर 8 1 9 9 2 11 11 3 14 14 और 8 22 22 और 7 29 29 और 2 आपका कितना हो जाता है, 31। हाथ में 3 आपका हो गया।
तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 1 11, 11 3 14, यानी कि F2 जो है कितना आ गया 14 से 11, F1 कितना आ गया 1964। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का अंतर बटा 6 भाग डिवाइड करके भी जो है दोनों के औसतों का अंतर करके निकाल सकते हैं। तो दोनों का अंतर क्या करेंगे, दोनों का यहाँ पर अंतर यानी कि डिफरेंस निकाल लेंगे। जो 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3 बचा। 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5 बचा। 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5 बचा। टोटल नंबर कितना है, 6 है। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 नंबर 54। 1 बचा तो 6 दूनी 12, फिर 1 बचा तो आपका 6 1 4, तो 6 7 लगभग जो है 92.17 जो है आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला गया कि समबाहु त्रिभुज के जो भुजा दी गई है कितनी, 4 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो किसी भी समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपका क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला √3/4 का साइड स्क्वायर होता है। √3/4 इंटू क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर हो जाता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये क्या है, फार्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हल करके देख लेंगे। तो √3/4 साइड कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो क्या करेंगे, साइड को 2 बार गुना करेंगे तो 4 गुने 4, यानी कि 4 4 चला गया, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 4√3 क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा किसका, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को जो है 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य जो है कितना है, 1080 है, तो अंकित मूल्य क्या है। तो सभी को जो आपको परसेंटेज में दिया हुआ है उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। आपको जो है फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या होता है, परसेंट, यहाँ पे जो आपका परसेंट दिया गया, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 चला आएगा, 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, यानी कि 1/10 भी से लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो आपको फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। तो आपको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि जो आपको परीक्षाओं में जो है इसे हल करने में आसानी होती है। तो 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी 10 की वस्तु की 10 यूनिट की वस्तु पे क्या कर दी गई, 1 यूनिट की उसमें छूट दी गई। यानी कि 10 की वस्तु को कितने में बेच दी गई, 9 यूनिट में बेच दी गई। फिर उस पर जो वही वस्तु पे क्या कर दी गई, उसी वस्तु के 5 यूनिट के, यानी कि 5 यूनिट के उस वस्तु के दाम को 1 यूनिट की छूट पर बेच दी गई। यानी कि 5 की वस्तु के दाम कितने में बेच दी गई, 4 यूनिट में बेच दी गई। किस में बेच दी गई, 4 यूनिट में बेच दी गई। तो टोटल आपका इधर जो गुना करेंगे आपका क्या आ जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा, और इधर जो आपका गुना करेंगे एसपी यानी कि आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि 9 चौक 36 क्या करेंगे, गुना करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 9 चौक 36 यूनिट बराबर जो है विक्रय मूल्य आपका क्या दिया गया, 1080 रुपये दिया गया। यानी कि 9 चौक 36 बराबर जो आपका कितना है, 1080, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 30 है। हमें निकालना क्या, यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर आपका सीपी नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। ये आपका अंकित मूल्य बन रहा है। क्या बन रहा है, अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस बन रहा है। तो इधर जो है गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना आया, 30 आया। हमें चाहिए कितना, 50 यूनिट का वैल्यू। तो 50 यूनिट में क्या करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य निकल जाएगा। यानी कि आपका कितना आ गया, 1500 रुपया क्या आ गया, मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फैक्ट्री F2 में, फैक्ट्री किस में, F2 में, जो है F2 कौन कलर का था, वायलेट कलर का था। तो यहाँ पर D1 D2 D3, तो क्या करेंगे, F2 के जो है सारा जो है क्या करेंगे, जोड़ देंगे किसका, D1 D2 D3 का। तो D1 में जो है F2 में D1 का F2 कितना 186 है, और D2 में जो है कितना आपका 212 है, और D3 में जो है आपका कितना है 224 है। तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 12, हाथ में 1, 8 2 10 1 11 11 1 12, हाथ में 1 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि 622 जो है क्या हो गया आपका, F2 का वैल्यू जो है आपका निकल गया यहाँ पर फिलहाल में। फिर बोला जा रहा आगे कि प्रतिदिन
कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या फैक्ट्री F1 में किसमें F1 जो आपका कौन है, ब्लू कलर का, तो F1 में D4 D5 D6 यानी कि D4 D5 D6 का जो है इसका औसत निकाल कर जो है आपका क्या पूछा जा रहा, अनुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F1 को जो है टोटल योग निकालेंगे किसका, D4 D5 D6 का। तो D4 में क्या दिया गया, 328 दिया गया, D5 में क्या दिया गया, 336 दिया गया, और D6 में आपका क्या दिया गया, 444 दिया गया। कितना दिया गया, 444। सभी को जोड़ेंगे तो 6 4 10 8 18, हाथ में 1, 4 3 7 2 9 1 10, हाथ में 1, 4 3 7 3 10, 10 और 1 आपका कितना हो जाता है, 10 और 1 आपका हो जाता है 11 हो जाता है। इसका सभी क्या बोल रहा है, औसत का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि इसका भी जो है क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, इससे भी जो है क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब रेशियो में बैठाया जाएगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 311 बार में, और 2 से इधर काटेंगे तो आपका यहाँ पर 5 5 और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यानी कि F2 और F1 का जो है अनुपात कितना आ जाएगा, 311 अनुपात 554 आपका आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बोला जा रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से जो है 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 250 रुपया है। फिर बोला जा रहा है कि समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी। तो ये 250 रुपये क्या दिया गया, 2 साल का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। 2 साल का क्या दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया। कितना दिया गया, 250 रुपये यानी कि 250 रुपये दिया गया। यानी कि इसका जो है 2 सालों में 250 यानी कि 1 सालों में जो है कितना, 125 रुपया और 125 रुपये जो है दिया गया। यानी कि पहले साल में 125 रुपया, दूसरे साल में 125 रुपया दिया गया होगा, क्या आपका साधारण ब्याज दिया गया होगा। तो इसका जो हमें पता है कि साधारण ब्याज से जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो है पहले वर्ष कितना दिया गया था, पहले वर्ष तो आपका 125 रुपया दिया गया था ब्याज, और दूसरे वर्ष भी 125 रुपया साधारण ब्याज दिया गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, पहले वर्ष पे जो ब्याज लगा था उस पर भी क्या हो जाएगा, ब्याज पे ब्याज लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। तो ब्याज जो है कितना था, प्रतिशत रेट में 20%, यानी कि 125 का भी 20% अब क्या लगेगा, ब्याज के रूप में उसे देना पड़ेगा। यानी कि 125 का 20% कितना हो जाता है, 25 रुपया होता है। तो इसे निकाल कर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो 20% तो 20 25 100, 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में। यानी कि 125 का 20% कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना था, 125 रुपये और 125 रुपया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है, आपके पहले साल में जो आपका ब्याज लगा उसका ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। तो रेट आपका 20% है, तो 20% का 125 का 20% निकाल लिए जो कि 25 रुपये। यानी कि ये टोटल आपका क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। टोटल आपका क्या बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 125 प्लस 125 आपका कितना हो जाएगा, 250, प्लस ये आपका जो है ब्याज पर भी ब्याज कितना लगा था, 25 रुपया लगेगा था। यानी कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो जाएगा, 275 रुपये हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये भी जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बोर्डमास थ्योरम आपको पता होना चाहिए। इसे जो है हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्या, पहले जो है ऑफ का जो है यहाँ पर सारा जो है क्या किया जाता है, ऑफ का जो है यहाँ पर हल किया जाता है। तो 24 दिया, कितना हो गया, 72। 72 को जब 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बार में। 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया। इसे जो आप तोड़ तोड़ कर जो है इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो फिर से जो है एक बार हल करके देख लेते। तो यहाँ पे 24 दिया, कितना हो गया, 72। 72 को 8 से भाग देंगे तो 9 बार में चला जाएगा। 9 बचा, यानी कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27। तो बाकी जो है हल करेंगे तो 4 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस यहाँ पर 4 को जो है 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो नीचे का बाकी सारा हल करेंगे तो 36 को जो है 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार में जो है 36 को जब 12 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 बार में। 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भाग है पहले। यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर रहने देंगे यहाँ पर। तो आपका कितना हो गया, 12 तिया 36।
यहाँ पर 4 को जो है 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पर जो है 6 में से 2 गया, मतलब 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 बचा, यानी कि 5 × 2। तो बाकी क्या करेंगे, हल करेंगे तो 27 2 29, 29 में से 20 गया तो आपका कितना बचा, ऊपर में 9 बच गया। नीचे हल करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, यानी कि 9/10 से कितना हो जाता, 16। यानी सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना आ जाएगा, 9/16, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को जो है आपको बहुत ध्यान से बनाना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी कार को जो है 10 पुरुष जो है किसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं, 9 घंटे में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी काम को बोला जा रहा है कि 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार करके उसी कार को जो है कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो आपको जो है EMDH फार्मूला पता होना चाहिए कि मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। तो क्या करेंगे, टोटल मैन जो है आपका कितना है, 10 आदमी है। EMDH फार्मूला ये आपका क्या होता है, बनता है, यानी कि मैन इंटू डेज इंटू आवर हो जाता है, क्या हो जाता है, टोटल वर्क आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, टोटल वर्क, यानी कि कुल कार हो जाता है। यम यानी कि मैन यानी कि आदमियों की संख्या, और यम जो है आपका डी यहाँ पर क्या हो गया आपका, डेज यानी कि दिनों की संख्या, एच यानी कि आपका आवर हो गया, और इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो 10 पुरुष जो है तो 10 पुरुष आपका यहाँ पर हो गया। और कितने दिनों में, मतलब कि कितने दिनों में कर सकता है, तो 30 दिनों में कर सकता है। कितने घंटों में, तो 8 घंटों में यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो उसी काम को कितना पुरुष, 12 पुरुष कितने दिनों में, तो दिन हमें नहीं पता, तो डी को जो है डी से क्या करेंगे, दिन को डिनोट कर देंगे। समय जो है कितना घंटा दिया गया, 4 घंटे प्रतिदिन काम करता है। तो सभी क्या करेंगे, यहाँ पर हल कर लेंगे तो यम से यम जो है चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 2 छक 12, 6 से काटेंगे 30 को तो 6 पचे 30, यानी कि डेज बराबर जो आपका कितना आ गया, 10 यहाँ पर बचा, यहाँ पर 5 बचा, यानी कि 50 डेज। 10 पचे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी कि 12 पुरुष 4 घंटे काम करके प्रतिदिन जो है उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 50 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो EMDH फार्मूला जो आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए बी से जो है कितना 20% अधिक है, बी सी से कितना 25% अधिक है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, ए जो है बी से कितने 20% अधिक है, यानी कि मान लीजिए बी जो है 100 है, तो बी जो है बी से कितना अधिक है, 20%, यानी कि कितना 120 ए है। फिर आगे बोला जा रहा है कि बी जो है सी से कितने 25% अधिक है, तो सी क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो सी से कितने प्रतिशत अधिक, तो 25%, यानी कि कितना हो जाता है, बी जो है 125 हो जाता है। तो इसे जो है क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 20 छक 20 25 100, ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी जो 25 चौक 100, 25 25 125, यानी कि बी और सी का अनुपात कितना हो गया, 5:4 हो गया। तो बी यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर सेम है, यानी कि इसे किसी भी जो है चेंज करने की इसे ज़रूरत नहीं। तो ए का वैल्यू यहाँ पर एक तरीके से 6 हो गया, और सी का वैल्यू जो है कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए से जो है कम कितना है, तो 2 कम है, क्योंकि 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 कम है। तो ए से कितने प्रतिशत कम है, तो ए जो है कितना है, 6 है, तो नीचे 6 लिख देंगे। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33.33% इसे लिख सकते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ताकि इस वीडियो से जो है उन्हें भी लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।